हेलो दोस्तों। सोचो जरा, एक ऐसा देश जहां कभी पैसे का मतलब होता था सिक्के, सेठ और साहूकार, और आज उसी देश में हम क्यूआर कोड स्कैन करके चाय तक खरीद लेते हैं। वेलकम टू द फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ भारतीय बैंकिंग का एवोल्यूशन। एक कहानी जिसमें है महाराजा कॉइन्स से लेकर यूपीआई के लाइटनिंग फास्ट पेमेंट्स तक का सफर। ये सिर्फ इकोनॉमी की स्टोरी नहीं है, ये है हमारे भारत के बदलते सोच, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट का एक आईना। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। सबसे पहले हम पहुंचते हैं वैदिक युग में। उस समय लोग आदेश या हुंडी के जरिए पैसे का लेन देन करते थे। मौर्य साम्राज्य के टाइम में कोष यानी ट्रेजरी का कॉन्सेप्ट था, और मीडिवल इंडिया में तो सेठ, साहूकार और सार्रफ काफी मशहूर थे। ये लोग उधार भी देते थे और ट्रेडिंग के लिए इनफॉर्मल फाइनेंस भी। सिस्टम ट्रस्ट बेस्ड था, लेकिन कोई रेगुलेशन नहीं, जिसका फायदा कभी कभी उठाया भी गया। फिर आया कॉलोनियल एरा। 1770 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंक ऑफ हिंदुस्तान एस्टैब्लिश किया कलकत्ता में। ये इंडिया का पहला कमर्शियल बैंक था, लेकिन सिर्फ 1832 तक टिक पाया। इसके बाद आई प्रेसिडेंसी बैंक्स की तीन बड़ी बातें। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, जो बाद में बैंक ऑफ बंगाल बना, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों मिलाए गए 1921 में और बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आप आज एसबीआई के रूप में जानते हो। ये इंस्टीट्यूशंस ने बैंकिंग का स्ट्रक्चर दिया, लेकिन कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में था और आम भारतीय सिर्फ स्पेक्टेटर। लेकिन इंडिपेंडेंस की हवा चलने लगी थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि अगर बैंकिंग पर ब्रिटिश का राज है तो हम अपने बैंक खुद बनाएंगे। 1865 में इलाहाबाद बैंक एस्टैब्लिश हुआ, जो आज भी चल रहा है। 1881 में ओध कमर्शियल बैंक आया, जो पहला इंडियन ऑन्ड लिमिटेड लाइबिलिटी बैंक था, लेकिन 1958 में बंद हो गया। फिर आई एक बड़ी लहर। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक लाहौर में एस्टैब्लिश हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय जैसे नेशनलिस्ट शामिल थे। और 1906 से 1911 तक एक के बाद एक भारतीय बैंक खुले। कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें पहली बार ऑनरशिप और डिसीजन मेकिंग भारतीय हाथों में था। भारतीय बैंकिंग ने अपने पैर जमाने शुरू किए। फिर आई 20वीं सदी की सबसे बड़ी डेवलपमेंट। एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी की जरूरत महसूस हुई, और तब 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ, जिसके आधार पर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। पहले तो ये प्राइवेटली ऑन्ड था, लेकिन 1949 में इसे नेशनलाइज कर दिया गया, और तब से ये देश का मॉनेटरी गार्डियन बन गया। आरबीआई के आने से पैसा छापने से लेकर इंटरेस्ट रेट्स तय करने तक का कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड हो गया। इंडिपेंडेंस के बाद नए इंडिया को नए इंस्टीट्यूशंस चाहिए थे। 1955 में इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसका उद्देश्य था हर कोने तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना। लेकिन असली धमाका हुआ 1969 में, जब इंदिरा गांधी ने 14 मेजर प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, और 1980 में 6 और बैंकों को पब्लिक सेक्टर में ले आया गया। इस डिसीजन ने बैंकिंग को आम आदमी तक पहुंचाया। गांव, किसान, मजदूर सबको एक्सेस मिला। लेकिन सरकारी सिस्टम के अपने फ्लॉज थे, पेपर वर्क, ब्यूरोक्रेसी और धीरे धीरे बढ़ने वाला एनईपीए क्राइसिस। फिर आया 1991, लिबरलाइजेशन का जमाना। इकोनॉमी ओपन हुई और नए नए प्राइवेट बैंक आए, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक। नरसिंहम कमेटी के रिफॉर्म से गवर्नेंस और कैपिटल रिक्वायरमेंट्स स्ट्रांग किए गए। इन प्राइवेट बैंकों ने कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच लाई, बेहतर सर्विस, फास्ट टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट्स। लेकिन मिस सेलिंग, ग्रीड और गवर्नेंस इश्यूज भी देखे गए। और अब आज का डिजिटल भारत। सोचो, 2016 में जहां कैश डिमोनेटाइजेशन से सब परेशान थे, वहां से लेकर आज तक हम यूपीआई के 15 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शंस प्रति महीने तक पहुंच गए हैं। मार्च 2025 तक 24,77,000 करोड़ रुपये मूल्य की यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। डेली 80,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा।
आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट इकोसिस्टम बन चुका है। पीएमजेडवाई के जरिए करोड़ों लोगों के अकाउंट्स खुले, रुपे कार्ड ने वीसा और मास्टर कार्ड को टक्कर दी और नियो बैंक फिनटेक्स ने नए नए सॉल्यूशंस लाए। चाहे वॉइस कमांड से पेमेंट हो या फेस स्कैन से वॉलेट टॉपअप, लेकिन हर इनोवेशन के साथ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि डिजिटल फ्रॉड्स, साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर आउटेज।